चलिए भाई, एक बार फिर से गुड इवनिंग एवरीवन। और स्वागत है आपका जीनोम लाइफ साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? बहुत सारे मैसेज गुड इवनिंग के आ गए हैं, बहुत बढ़िया। द्रुपल ने लिख दिया है क्लियर है, कपिल ने, आयुषी ने लिख दिया है क्लियर है, आवाज आ रही है। चलो बढ़िया, सब क्लियर है। ओके, चलो भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार। रावत ने, शिफा ने लिख दिया है, गोपाल ने लिख दिया है, लक्ष्मण ने लिख दिया है। चलो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बढ़िया। चलो भाई, तो अपन ने इससे पहले मलेरिया पैरासाइट डिस्कस किया था। छोटा सा पार्ट उसका मलेरिया पैरासाइट का छूटा है, तो पहले अपन उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक अदर ब्लड पैरासाइट को अपन डिस्कस करेंगे। तो मलेरिया पैरासाइट पे अपन डिस्कस कर रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया पैरासाइट, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टोटल 4 तरह की स्पीसीज अपन ने देखी, हालांकि एक और अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है पिछले साल। तो कई बुक में ऐड हो गया है, एक दो बुक हैं जिनमें ऐड हो गई है अपडेटेड वर्जन, अगर आप किसी बुक का देखेंगे तो। लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए रिसेंटली बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। और 4 में भी हमारे लिए 2 ही स्पीसीज इंपोर्टेंट है, पहली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और दूसरी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, है ना। यही 2 ही हमारे लिए इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया में सिर्फ ये 2 स्पीसीज ही प्रेजेंट होती हैं, वाइवेक्स और फेल्सीपेरम। बाकी की जो 2 हैं वो हमारे इंडिया में पाई नहीं जाती। तो अपन 2 पे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखें, अपन जब लाइफ साइकिल देख रहे थे तो लाइफ साइकिल में काफी सारी स्टेज बनी थी प्लाज्मोडियम की। लेकिन इनमें भी अगर अपन देखें तो प्लाज्मोडियम, बाइवेक्स और फेल्सीपेरम में थोड़ा सा अंतर होता है। बाइवेक्स में ये सारी स्टेज बनती हैं जो अपन ने देखी थी। ट्रोफोजॉइट भी बनता है, साइजॉइंट भी बनता है और गेमिटोसाइट भी बनता है। जबकि फेल्सीपेरम में साइजॉइंट स्टेज नहीं बनती। तो उसके सिर्फ 2 ही फॉर्म होते हैं, ट्रोफोजॉइट और गेमिटोसाइट। मतलब स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो ट्रोफोजॉइट बनाते हैं और ट्रोफोजॉइट आगे जाके गेमिटोसाइट बनाते हैं। साइजॉइंट जो होता है वो फेल्सीपेरम में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साइजॉइंट प्रेजेंट नहीं होते, ये स्टेज नहीं बनती है। तो अपन जब ब्लड की स्लाइड देखते हैं तो ब्लड की स्लाइड में भी साइजॉइंट जो होता है वो पेरिफेरल स्मेयर में बाइवेक्स में तो दिखता है, जबकि फेल्सीपेरम में साइजॉइंट नहीं दिखता। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है भाई? अगर अपन दोनों को माइक्रोस्कोपी करें तो माइक्रोस्कोपी में क्या क्या अंतर है, ये अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये उन दोनों के बीच में अंतर को बता रहा है। जब अपन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम कैसे पहचाने कि बाइवेक्स है या फेल्सीपेरम है। दोनों को पहचानने में हमको उनके अंतर मालूम होना चाहिए पहले, कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहली चीज, अगर साइजॉइंट दिख रहा है आपको, साइजॉइंट वाली स्टेज दिख रही है, इसका मतलब प्लाज्मोडियम जो है वो बाइवेक्स ही है, क्योंकि फेल्सीपेरम जो होता है उसमें साइजॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, और आगे देखें अपन क्या क्या अंतर है। जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं प्लाज्मोडियम, तो वाइवेक्स वाला जो होता है वो आरबीसी को थोड़ा सा स्वेल कर देता, थोड़ा सा बड़ा कर देता, इनलार्ज कर देता है। जबकि फेल्सीपेरम में आरबीसी स्वेलिंग नहीं होती। तो आरबीसी का जो साइज होता है अपना 7 to 8 माइक्रोमीटर का, 7.5 माइक्रोमीटर की हमारी आरबीसी होती, तो लगभग उतनी ही साइज की आरबीसी हमको दिखेगी जब भी वो इन्फेक्टेड होगी। बाइवेक्स में जो आरबीसी होती है वो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, तो उसका साइज जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अपन इमेज के थ्रू भी समझेंगे, पहले आप थोड़े से नोट्स के थ्रू समझ लो, फिर अपन थोड़े और डिटेल में चलेंगे तो इमेज के थ्रू अपन समझते हुए चलेंगे। बाइवेक्स में जो उनकी स्टिपलिंग होती है वो फाइन होती है, जबकि फेल्सीपेरम में स्टिपलिंग जो होती है वो कोर्स होती है। इसका क्या मतलब है स्टिपलिंग का मतलब? स्टिपलिंग का मतलब है उनके ऊपर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ में ही इमेज देखें तो अपन समझ में आएगा। बाइवेक्स को देखो आप, तो बाइवॉक्स में आप देखोगे इसमें जो ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं हमारे, वो ग्रेन्यूल्स जो है वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की वजह से हम इसे बोलते हैं कि इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स बनते हैं। जबकि जो फेल्सीपेरम होता है, फेल्सीपेरम में जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं, थोड़े कम मात्रा में होते हैं लेकिन थोड़े बड़े बड़े साइज के ग्रेन्यूल्स इसमें बनते हैं हमारे फेल्सीपेरम में। ठीक है, डॉट जो प्रेजेंट होते हैं वो बाइवेक्स में जो डॉट प्रेजेंट होते हैं वो सुफनर डॉट कहलाते हैं। सुफनर डॉट अपन क्यों बोलते हैं? ये उनके साइंटिस्ट के नाम पे है। सुफनर, हो सकता है कोई साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने उस डॉट का नाम सुफनर डॉट रख दिया। एक्चुअली जो सुफनर डॉट होते हैं
वो रेड कलर के होते हैं। बाय फेल्सीपेरम में जो डॉट होते हैं उन्हें अपन मोरा डॉट बोलते हैं, और मोरा डॉट का मतलब ये है कि वो एकदम रेड ना होकर हल्के से रेड मॉब होते, थोड़े से गुलाबी कलर के होते हैं। रेड मॉब डॉट जो होते हैं वो हमारे मोरर के। आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि बाइवेक्स में जो डॉट प्रेजेंट है वो सुफनर है, जबकि फेल्सीफेरम में जो डॉट प्रेजेंट है वो मोरर है। ये माइक्रोस्कोपी में आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ की इमेज में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपी में ये ज्यादा क्लियर इमेज आ पाती है हमारी। ठीक है, ये होती है रॉड डॉट, और रेड मॉब थोड़े से गुलाबी कलर के जो डॉट होंगे वो हमारे मोरर डॉट कहलाएंगे। ट्रोफोजॉइट की बात करते हैं अपन। ट्रोफोजॉइट में, ट्रोफोजॉइट जो होते हैं वाइवेक्स और फेल्सीफेरम दोनों रिंग फॉर्म बनाते हैं, लेकिन दोनों की रिंग फॉर्म में बहुत अंतर होता है। बाइवेक्स में जो रिंग फॉर्म होती है उसमें सिंगल रिंग बनती है, एक आरबीसी के अंदर आपको सिंगल रिंग ही मिलेगी, और ये जो रिंग होती है वो थोड़ी लार्ज होती है, बड़ी रिंग होती है, 2.5 माइक्रोमीटर तक की ये रिंग हो सकती है। जबकि फेल्सीफेरम में बात करेंगे रिंग स्टेज की, तो उसमें रिंग मल्टीपल हो सकती हैं, एक ही आरबीसी के अंदर 2 या 3 रिंग भी आपको दिख सकती है, और ये जो रिंग होंगी वो छोटे साइज की होंगी। इमेज के थ्रू दोनों के रिंग स्टेज को अपन समझते हैं ट्रोफोजॉइट को। तो देखो आप यहाँ पर, ये हमारी रिंग स्टेज है। रिंग स्टेज में ये आपको रिंग दिख रही है, जो वो रिंग कैसी दिख रही है आपको, थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, और एक सिंगल ही दिख रही है आपको, दिख रही है यहाँ पर आपको एक ही रिंग दिख रही है, इसके एक के अलावा दूसरी रिंग आपको नहीं दिख रही होगी, है ना। फेल्सीफेरम में देखो आप इसी इमेज को, तो फेल्सीफेरम में आप देखोगे रिंग जो है वो तो हमारी थोड़े छोटे साइज की है, और कई बार ये जो रिंग है वो एक ही आरबीसी के अंदर 2 या 3 रिंग भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ये देखो आप, एक आरबीसी के अंदर 3-3 रिंग हैं, तो ये 3-3 रिंग उसमें प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, और जहां अपन डॉट की बात कर रहे थे, तो डॉट जो है ये वाला, ये सुफनर डॉट जो होगा वो वाइवेक्स में होगा, और मोरर जो डॉट जो होगा वो हमारा फेल्सीफेरम में प्रेजेंट होगा। और बाइवेक्स में जो क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होता है वो यूजुअली एक ही प्रेजेंट होता है, जबकि फेल्सीफेरम में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो 2-2 ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स कौन से हैं, जो आप यहाँ पर रिंग के बाद में, है ना, रिंग का आप जो हमारी अंगूठी होती है, तो अंगूठी में आप हमारा जो डायमंड होगा, है ना, तो डायमंड को आप यहाँ पर क्रोमेटिन बोल सकते हो, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स, है ना। तो यहाँ पर जो वाइवेक्स होता है उसमें सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप इमेज देखोगे तो सिर्फ आपको एक अंगूठी का एक ही मोती दिखेगा, एक ही डायमंड दिखेगा इस तरह से। जबकि फेल्सीफेरम में आप देखोगे तो फेल्सीफेरम में 1-2 स्टेज आप देखो, यहाँ पर रिंग दिख रही है आपको, मैं एक रफ डायग्राम अलग से भी बनाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप ये रिंग देखोगे तो इस रिंग में एक रिंग के अंदर 2-2 डॉट करके दिख रहे हैं ना, तो ये फेल्सीफेरम में ही प्रेजेंट हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देख रहे हैं मलेरिया पैरासाइट में आपको रिंग स्टेज दिख रही है, और रिंग स्टेज में अगर ये 2 आपको डॉट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारा फेल्सीफेरम है, और अगर एक ही है, थोड़े बड़े साइज की रिंग है, तो वो हमारा फिर बाइवेक्स है। दोनों में ये डिफरेंट है। ठीक है, और आगे देखते हैं अपन और क्या क्या डिफरेंट हो सकता है इसमें। इसके अलावा अपन साइड जॉइंट की बात कर रहे थे, तो सबसे पहली चीज तो साइड जॉइंट फेल्सीफेरम में तो होता ही नहीं है, तो इसमें तो अपन हटा ही देंगे। साइड जॉइंट जो होगा वो सिर्फ बाइवेक्स में ही देखने को मिलता है, और इसमें जब अपन साइड जॉइंट देखते हैं तो इसमें हमको 12 से ज्यादा मीरोजॉइट, 12 से लेकर 15-20 तक भी मीरोजॉइट प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे बाइवेक्स के अंदर। एक बार इसकी भी इमेज हम देखते हैं बाइवेक्स का साइड जॉइंट कहां पर है और कैसा दिखता है। ये आप देख रहे हो, ये हमारे साइड जॉइंट है। तो ये साइड जॉइंट में ये वाला आप देखो, इसमें साइड जॉइंट में जो आपको बीच बीच में डॉट दिख रहे हैं, बीच बीच में इतने बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, ये इसके मीरोजॉइट है। तो मीरोजॉइट 12 से लेकर 20 तक के, 12 से ज्यादा मीरोजॉइट प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे वाइवेक्स के अंदर। लेकिन इस तरह की स्टेज आप देखोगे तो इस तरह की स्टेज हमारी फेल्सीफेरम में तो प्रेजेंट होती नहीं है। प्रेजेंट अपन ब्लड में देखेंगे तो हमको ये साइड जॉइंट स्टेज ब्लड में नहीं मिलती, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत रेयरली दिखाई देती है। गेमिटोसाइट की बात करेंगे तो गेमिटोसाइट, बाइवेक्स में जो गेमिटोसाइट होता है वो स्फेरिकल होता है, राउंड शेप में होता है ना। 12 से 24 एवरेज राजा ने कहा, बिल्कुल सही, 12 से 24 तक भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल सही। बाइवेक्स का जो गेमिटोसाइट होगा वो स्फेरिकल होगा,
जबकि फेल्सीफेरम का जो गैमेटोसाइट होता है वो क्रिसेंट, क्रिसेंट मतलब बनाना शेप का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बनाना शेप का गैमेटोसाइट सिर्फ फेल्सीफेरम में ही प्रेजेंट होता है। बनाना शेप का गैमेटोसाइट कैसा होता है जरा उसको देखते हैं अपन। यहाँ पर आप देखो गैमेटोसाइट अपनी सबसे लास्ट वाली स्टेज है, तो ये वाला जो गैमेटोसाइट दिख रहा है ये आपको स्फेरिकल दिख रहा है, राउंड दिख रहा है। जबकि हमारा फेल्सीफेरम का जो गैमेटोसाइट होते हैं वो बनाना शेप के होते हैं, बनाना के आकार के। इनको आप देखोगे तो आपको ये दिख रही है इमेज, ये आपको कैसी दिख रही है, बनाना के आकार की। तो बनाना शेप वाले जो गैमेटोसाइट होते हैं वो फेल्सीफेरम में होते हैं, जबकि स्फेरिकल वाले जो गैमेटोसाइट होते हैं वो हमारे बाइवैक्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो दोनों इमेज हैं ये उनकी पूरी स्टेज के बारे में बता रही कि किस किस तरह से उनकी स्टेज होती है। एक बार ये इमेज को भी अपन थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। इरिथ्रोसाइट में, आरबीसी में जब भी देखो अपन स्लाइड के अंदर जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोपी हमें हम आरबीसी के अंदर ही मलेरिया पैरासाइट देखते हैं, है ना। तो आरबीसी के अंदर यंग स्टेज में रिंग जो दिखेगी बाइवैक्स की वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इस तरह से कोई सा भी फॉर्म हमको मलेरिया पैरासाइट का ब्लड की स्मेयर में दिख सकता है ना, बाइवैक्स में। तो रिंग देखेंगे तो आपको रिंग कुछ इस तरह से दिखेगी, बड़ी रिंग दिखेगी, एक ही उसमें क्रोमेटिन ग्रैन्युल्स होगा, और रिंग फिर धीरे धीरे बड़ी होगी। और ये जब वो साइजॉइंट की तरफ जाएगी तो साइजॉइंट में फिर धीरे धीरे उनके मीरोजॉइट बढ़ना शुरू होंगे। तो मीरोजॉइट स्टार्टिंग में 2, 4, 8, 10 दिख सकते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे बढ़कर वो 24 तक भी हो सकते हैं, है ना। 12 से लेकर 24 तक के साइजॉइंट उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। और गेमिटोसाइट जो होगा वो इसका राउंड फॉर्म में ही दिखेगा। फेल्सीफेरम की बात करें तो फेल्सीफेरम में भी पहले रिंग बनेगी, और रिंग में एक ही आरबीसी के अंदर 2 या 3 रिंग प्रेजेंट हो सकती हैं। रिंग जो बनती है वो छोटी बनती है, आरबीसी में स्वेलिंग नहीं आती, और उनके जो क्रोमेटिन ग्रैन्युल्स होते हैं एक ही रिंग के अंदर 2-2 क्रोमेटिन ग्रैन्युल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। साइजॉइंट अपन को बहुत ज्यादा रेयरली दिखता है, बहुत कम ही फेल्सीफेरम जो होते हैं वो साइजॉइंट बनाते हैं। तो रेयरली मतलब ना के बराबर, है ना। तो अपन ने इनको काउंट कर ही नहीं रहा है कि भाई ये अपन को पेरिफेरल स्मेयर में दिखते नहीं है साइजॉइंट, है ना। तो ट्रोफो डायरेक्ट फिर जब ये साइजॉइंट बनाएगा तो साइजॉइंट सॉरी गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट जब बनाएगा तो वो बनाना शेप के हमारे गैमेटोसाइट होते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा मलेरिया पैरासाइट का टॉपिक। मलेरिया पैरासाइट के बाद में अपना अगला टॉपिक जो है वो अदर ब्लड पैरासाइट है ना। अदर ब्लड पैरासाइट, अपन स्टार्टिंग में ब्लड के पैरासाइट पढ़ रहे हैं, और अब आप अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि ब्लड के पहले हैं, स्टूल के बाद में है, यूरिन के बाद में है। नॉर्मली ज्यादातर जो बुक होती है उनमें पहले प्रोटोजोआ होता है सारा, फिर बाद में हेलमिंथ होते हैं सारे, ठीक है। तो उसमें अपन को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, अपन एक स्टूल के एक साथ पढ़ेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी आपको एक साथ देखने को मिलेगी। जैसे अपन अदर ब्लड पैरासाइट पढ़ते हैं तो उनमें भी अपन को लाइफ साइकिल वगैरह पड़ेगी, तो अपन एक साथ एक जैसी चीजों को पढ़ो तो अपन को ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। चलो, तो मलेरिया के बाद में अपन दूसरे जो ब्लड के पैरासाइट है वन बाई वन अपन एक एक को डिस्कस करते हुए चलते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अपना लिस्मानिया। लिस्मानिया जो होता है वो काला जार कॉज करता है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके थे। कुछ इस तरह से आप देखो स्प्लीन में स्वेलिंग आ जाती है इसमें, है ना। फीवर आता है, पेशेंट को हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब स्किन जो है पूरी डार्क हो जाती है। और स्किन डार्क हो जाती है इसीलिए ही इसका नाम जो है वो काला अजार नाम रखा गया है। फीवर तो आएगा ही पेशेंट को, और स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली का मतलब स्प्लीन में स्वेलिंग आती है, और स्प्लीन में स्वेलिंग आने की वजह से जो उसका एब्डोमेन होता है वो काफी बड़ा स्वेलिंग उसमें हमको दिखती है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन जो होता है वो सैंड फ्लाई के थ्रू होता है। सैंड फ्लाई कुछ इस तरह से मक्खी होती है जो कि येलो कलर की मक्खी होती है, आपने बहुत कम देखी होगी, है ना। तो रेयरली ही आपको ये पेशेंट मिलेंगे लिस्मानिया के। लिस्मानिया की जो स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें जो मेजर बड़े बड़े जो ग्रुप हैं उनमें 4 हैं जो हमारे लिए इंपोर्टेंट हैं। 4 कौन कौन से हैं? पहला है लिस्मानिया डोनोवानी, सबसे इंपोर्टेंट लिस्मानिया डोनोवानी, और हमारे इंडिया में सबसे कॉमन जो है वो लिस्मानिया डोनोवानी ही है। दूसरा है लिस्मानिया ट्रॉपिका। ट्रॉपिका जो नाम है वो एक्चुअली ट्रॉपिकल कंट्री में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम ट्रॉपिका है। ट्रॉपिकल कंट्री कौन सी होती हैं? जो साउथ की जो कंट्रियां हैं वो हमारी ट्रॉपिकल कंट्री कहलाती हैं। लिस्मानिया, फिर अगला है अपना लेस्मानिया ब्राजीलिनिस। और ब्राजीलिनिस जो होती है वो ब्राजील की कंट्री में होगा, तो जहां पर लोकेशन है उसके आधार पर इनके नाम है। इसी तरह से चौथा आप देखोगे लिस्मानिया मैक्सिकाना, तो मैक्सिका
मैक्सिकन एक सिटी होती है, तो वहां पर ये सबसे पहले या सबसे ज्यादा पाई जाती होगी, तो उसके आधार पर उसका नाम मैक्सिकाना है। तो आप देखेंगे कि तो डोनोवानी को छोड़कर जितनी जो स्पीसीज हैं, जैसे ट्रॉपिका है, ब्राजीलिनियंसिस है, मैक्सिकाना है, ये जो है वो अपने इंडिया में कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, कम केसेस होते हैं इनके। लिस्मानिया डोनोवानी के केसेस जो होते हैं वो हमारे इंडिया में ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इनके केसेस कभी कभी मिल सकते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डोनोवानी। डोनोवानी से ही कालाजार जो अपन डिस्कस कर रहे थे, ये कालाजार लिस्मानिया डोनोवानी की वजह से ही होता है। इसके अलावा ये जो डिसीज है इसको अपन विसरल लिस्मानियासिस भी कहते हैं। ठीक, बाकी के जो स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी डिसीज करती हैं? लिस्मानिया टॉपिका जो होता है वो क्यूटेनियस लिस्मानियासिस करता है। क्यूटेनियस मतलब स्किन में इन्फेक्शन करेगा। ब्राजीलिनियसिस जो है वो क्यूटेनियस भी हो सकता है और म्यूकोकोटिनियस भी हो सकता है। क्यूटेनियस मतलब स्किन में ही इन्फेक्शन करेगा, ये लेसन बनाएगा, और खास तौर पर ये अमेरिका में ज्यादातर देखने को मिलता है। दोनों जो स्पीसीज हैं ब्राजीलियनियसिस और मैक्सिकाना, दोनों अमेरिका में ये केसेस ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं आजकल। मैक्सिकाना भी अमेरिकन में ही दिखेगा, और दोनों में सिम्टम्स जो आते हैं वो मोस्टली क्यूटेनियस ही आते हैं, है ना। लिस्मानिया डोनोवानी को छोड़कर बाकी के सिम्टम्स लगभग सेम हैं, बस हमारे इंडिया में इनके जो केसेस हैं वो रेयर हैं। आगे बढ़ते हैं, मार्फोलॉजिकल फॉर्म की बात करेंगे, स्टेज की बात करेंगे। तो इनकी मार्फोलॉजिकल स्टेज जो होती है वो दो तरह की हो सकती है। पहली फ्लेजलर और दूसरी एमास्टिगोट। फ्लेजलर और एमास्टिगोट, यहां पर इमेज देख रहा हो, पहली वाली जो इमेज है वो फ्लेजलर की है। फ्लेजलर मतलब ये इसमें फ्लेजलर प्रेजेंट होगा, तो ये जो स्टेज है इसको अपन फ्लेजलर प्रोमास्टिगोट कहेंगे। दूसरी एमास्टिगोट, एमास्टिगोट में फ्लेजला प्रेजेंट नहीं होता। तो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ साइकिल में मोस्टली जहां से क्वेश्चन बनते हैं लाइफ साइकिल के, वो अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। लिस्मानिया में सिर्फ आप याद रखें कि दो इसकी फॉर्म है, फ्लेजला, फ्लेजलर प्रोमास्टिगोट जो होता है वो हमारे लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। हमारे लिए इन्फेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है कि कोई भी सैंड फ्लाई जब हमको काटती है तो नॉर्मली वो फ्लेजलर प्रोमास्टिगोट को ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। तो ये कहां पर प्रेजेंट होगी? ये जो प्रेजेंट होते हैं ये सैंड फ्लाई में प्रेजेंट होंगी। सैंड फ्लाई के गट गट मतलब उनके जो स्लाइवा है वहां पर ये प्रेजेंट हो सकता है फ्लेजलर प्रोमास्टिगोट। दूसरा है एमास्टिगोट। ये एमास्टिगोट जो होता है वो, प्रोमास्टिगोट जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो दूसरा फॉर्म बना लेगा एमास्टिगोट। एमास्टिगोट डायग्नोस्टिक फॉर्म होता है। एक बार अगर हमको इसका इन्फेक्शन हो गया तो अगर हम ब्लड की स्मेयर बनाकर माइक्रोस्कोपी करते हैं तो एमास्टिगोट ही हमको देखने को मिलता है। तो एक ह्यूमन में और दूसरा डॉग जो होते हैं वो भी लिस्मानिया से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। दोनों में ही इसके एमास्टिगोट हमको देखने को मिलते हैं। इसकी इमेज को थोड़ा सा समझते हैं अपन। जब इसको माइक्रोस्कोपी करेंगे तो माइक्रोस्कोपी में हमको बीच में इसमें न्यूक्लियस दिखेगा। ये हमारा डायग्नोस्टिक फॉर्म है, तो बीच में हमको कुछ इस तरह से राउंड पैरासाइट दिखेगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, और साथ में थोड़ा सा इसका माइटोकॉन्ड्रिया हमको दिखता है, काइनेटोप्लास्ट दिखता है। हालांकि ये जो चीजें होती है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है ना। अपन इसकी माइक्रोस्कोपी वाली इमेज एक बार डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर थोड़ा इसका 3D इमेज है। आगे बढ़ते हैं अपन। काइनेटोप्लास्ट हल्का सा इसमें एक छोटा सा दिखता है। ये काइनेटोप्लास्ट क्या होता है भाई? ये नॉन न्यूक्लियर डीएनए होता है ना। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है भाई, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका मतलब इसमें डीएनए जो होगा वो उसके न्यूक्लियस में होगा। लेकिन डीएनए न्यूक्लियस के अलावा एक दूसरी जगह भी प्रेजेंट हो सकता है, और दूसरी जगह पर जहां प्रेजेंट है उसी को ही हम काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। तो ये काइनेटोप्लास्ट जो होते हैं इसमें राउंड शेप के छोटे से डॉट बॉडी होते हैं। छोटी सी बॉडी है जो डॉट टाइप की है, जो कि न्यूक्लियस के अलावा प्रेजेंट है, जहां पर इनका ये डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लेजलेट फॉर्म में फ्लेजला प्रेजेंट होगा, और इसका जो फ्लेजला होता है वो लॉन्ग होता है, जो कि लोकोमोशन करवाता है इसको मोटाइल करवाने के लिए। इसमें फ्लेजला तो जहां पे भी प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में हो चाहे पैरासाइट में हो, उनमें वो लोकोमोशन के लिए हेल्प करेगा, मोटिलिटी में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैब में डायग्नोसिस अपन करते हैं तो इसका एमास्टिगोट ही करते हैं। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन देखते हैं इसका कैसे करेंगे।
तो लिस्मानिया पैरासाइट का ए मास्टिगोट फॉर्म को ही अपन डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस में जब अपन इसकी स्लाइड बनाकर स्टेन करके देखते हैं तो ए मास्टिगोट फॉर्म जो होता है वो कुछ इस तरह से स्मॉल ओवल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखता है, जिसमें साइज जो होता है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर का, 2 से 4 माइक्रोमीटर का कुछ हमको इस तरह से पैरासाइट दिखेगा। और ये मेनली मैक्रोफेज के ज्यादातर अंदर दिखता है। मैक्रोफेज क्या होती है, जो हमारी मोनोसाइट जो होती है वो मैक्रोफेज बना लेती हैं। टिश्यू के अंदर जब जाएंगी मोनोसाइट तो मैक्रोफेज बना लेती हैं। और अगर पैरासाइट, देखो मैक्रोफेज कब होती हैं, बाहर कब निकलती है, मैक्रोफेज जो होती है वो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और उनका काम होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे पैरासाइट हो, तो सबसे पहले हमारी जो WBC होती है वो उनको इनगल्फ करने का काम करती है, उनको खत्म करने का काम करती हैं। लेकिन पैरासाइट जो होते हैं वो बड़े साइज के होती हैं। तो बड़े साइज की होती है पैरासाइट, तो अपनी छोटे साइज की जो WBC है, जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह है, तो वो उसको इनगल्फ नहीं कर पाती, उसको खा नहीं पाती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो उसके लिए फिर उनको बड़े टाइप की सेल चाहिए। बड़े टाइप की सेल होती कौन सी है, हमारी मोनोसाइट। लेकिन मोनोसाइट भी अगर उसको इनगल्फ ना कर पाए तो हमारी जो टिश्यू में प्रेजेंट होती है मैक्रोफेज, वो बाहर निकल के आती हैं, वो इसको इनगल्फ करेंगी। तो नॉर्मली लिस्मेनिया का जब भी इन्फेक्शन होता है तो टिश्यू के अंदर जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं वो मैक्रोफेजेस टिश्यू से बाहर निकलकर उनको इनगल्फ करती हैं। तो हमको ज्यादातर ये मैक्रोफेज के अंदर ही देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हो तो ये मैक्रोफेज के अंदर ही आपको ये लिस्मानिया का पैरासाइट दिख रहा है। इसमें हमको न्यूक्लियस बड़ा दिखेगा और इसमें प्रोमिनेंट रॉड शेप का एक काइनेटोप्लास्ट दिखता है। इस इमेज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे आप, तभी आपको समझ में आएगा आपको, है ना। इसमें आपको ये इस तरह से एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको एक काइनेटोप्लास्ट दिख रहा है ना, इसका बगल में आपको एक काइनेटोप्लास्ट दिखेगा जो कि रॉड शेप का होगा। आपको तो इनके पॉइंट याद रखना है, एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि काइनेटोप्लास्ट कैसा होता है, या फिर इसका एमास्टिगोट फॉर्म जो होता है लिस्मानिया का वो कैसे कैसे कैसा होता है ना, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो इसके फॉर्म कौन कौन से होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं, एक एमास्टिगोट, दूसरा प्रोमास्टिगोट। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जब आप इसके MCQ करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना पैरासाइट है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा के लिए की 2 स्पीसीज हमारे लिए इंपोर्टेंट है। पहली ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी और दूसरा ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। 2 हमारे लिए इंपोर्टेंट पैथोजन है जो कि हमें डिसीज कॉज करती हैं। ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी से अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमनियाज होता है, जिसे अपन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस मतलब पेशेंट को सोने में समस्या आती है। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से चगार डिसीज होती है। चगार डिसीज अपन ने डिस्कस की थी भाई, इसमें आंखों के आसपास की जो जगह होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और आंखों के आसपास की जो स्वेलिंग आती है उसको अपन रोमानिया साइन भी बोलते हैं। रोमानिया साइन मतलब ये अगर आंखों के पास की स्वेलिंग आ रही है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि पेशेंट को ट्रिप्नोसोमा का इन्फेक्शन हो सकता है। बढ़िया, कपिल ने लिखा है कि कालाजार को अपन दमदम भी कहते हैं, बिल्कुल। चलो, हाँ, दमदम फीवर भी अपन उसको कहते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्नोसोमा की 4 मार्फोलॉजिकल स्टेज प्रेजेंट हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहला ट्रिपोमास्टिगोट, दूसरा एपीमास्टिगोट, तीसरी है प्रोमास्टिगोट और चौथी है एमास्टिगोट। ट्रिपोमास्टिगोट, एपीमास्टिगोट, प्रोमास्टिगोट और एमास्टिगोट, ये 4 तरह की स्टेज हमारी ट्रिप्नोसोमा की हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है कि उनकी चारों जो स्टेज है उसमें हमको कैसी मार्फोलॉजी दिखेगी। एग्जाम में मोस्टली ज्यादातर मार्फोलॉजिकल स्टेज से क्वेश्चन नहीं बनते। मलेरिया पैरासाइट को छोड़कर बाकी के जो ब्लड के पैरासाइट है उसमें बेसिकली बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते। लैब में जब अपन डायग्नोसिस करते हैं ट्रिप्नोसोमा को, तो इसमें हम ट्रिपोमास्टिगोट को देखते हैं। ट्रिपोमास्टिगोट कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें दिख रही है। इसमें जो ट्रिप्नोसोमा जो होता है वो हमको स्पिंडल C शेप का या फिर U शेप का दिखेगा। स्पिंडल मतलब मुड़ा हुआ, कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ हमको, या तो C शेप का या फिर U शेप का, थोड़ा सा लंबा सा दिखता है। ये आप देख रहे हो इमेज,
हम या तो इसे अपन सी शेप बोल सकते हैं या फिर अपन इसको यू शेप भी बोल सकते हैं। तो सी शेप या फिर यू शेप का हमको इसमें पैरासाइट दिखेगा, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है, बीचों बीच इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर बीचों बीच इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसमें काइनेटोप्लास्ट जो होता है, वो जितने भी हमारे ये पैरासाइट हैं वो उसमें काइनेटोप्लास्ट होगा। तो काइनेटोप्लास्ट जो होता है इसमें पीछे की तरफ, पूंछ की तरफ, पीछे के छोर पर प्रोमिनेंट और डार्क रेड कलर का काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस इमेज को जो पैरासाइट है उसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाकर आप काइनेटोप्लास्ट को देख पाएंगे, है ना। तो इसमें बिल्कुल छोर पर हमको काइनेटोप्लास्ट देखने को मिलेगा, जो कि रेड कलर का होगा, डार्क रेड कलर का काइनेटोप्लास्ट इसका होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना पैरासाइट माइक्रोफाइलेरिया। मलेरिया के बाद में दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो अपना माइक्रोफाइलेरिया है। इससे क्वेश्चन ज्यादा बने हैं प्रीवियस पेपर में, तो इनको, इस पैरासाइट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना आप। माइक्रोफाइलेरिया के 3 इंपॉर्टेंट पैथोजन है हमारे लिए। कौन कौन से 3 है इंपॉर्टेंट? पहला है बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी, दूसरा है ब्रूजिया मलाई, और तीसरा है ओंकोसेरा वोल्वुलस। ये 3 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैथोजन है। इनके अलावा और भी हैं, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 और हैं जो थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके केसेस अपने इंडिया में देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। तो टोटल 5 अपन कह सकते हैं। उन 5 में से 3 अपने लिए सबसे ज्यादा है, कॉमनली है, अपने इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। 2 जो है वो थोड़े कम है, एक लोआ लोआ, दूसरा मेसोनोला ओजार्डी। मेसोनोला ओजार्डी और लोआ लोआ जो है, इनके केसेस हमारी इंडिया में कम मिलते हैं। ज्यादातर केसेस अगर माइक्रोफाइलेरिया के मिलते हैं तो बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी ये जो पैरासाइट होता है, ये एलिफेंटियासिस कॉज करता है। एलिफेंटियासिस को अपन हिंदी में हाथी पांव भी बोलते हैं। हाथी पांव मतलब इसमें पैर में स्वेलिंग आएगी, और पैर में स्वेलिंग इतनी ज्यादा आती है कि पैर जो होता है वो अपन को हाथी के पांव की जगह के जैसा दिखता है। और ये होता क्यों है, हाथी जैसा पांव जैसी स्वेलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि इसका जो एडल्ट वॉर्म होता है, ये एडल्ट वॉर्म लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है भाई? हमारी लिम्फेटिक सिस्टम कि ब्लड के साथ साथ एक हमारा लिम्फ बहता है। तो वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें लिम्फ बह रहा है, उस लिम्फेटिक सिस्टम को इसका एडल्ट वॉर्म ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा? जो लिम्फ होगा वो इकट्ठा होता जाएगा, लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा होता जाता है। तो इकट्ठा होने की वजह से स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैर हमको हाथी के पैर की तरह दिखता है। ठीक है। और पैरासाइट जो होगा इसका मोस्टली ब्लड में प्रेजेंट होता है। दूसरा एक और स्पीसीज जो कि लोआ लोआ है, कम केसेस देखते हैं अपने इंडिया में इसके। ये जो होता है वो काला बार स्वेलिंग कॉज करता है। और इसकी एक बड़ी खास बात है, काला बार स्वेलिंग अपन ने पढ़ा है भाई। काला बार स्वेलिंग क्या होती है? पेशेंट में स्वेलिंग आएगी, हाथों में स्वेलिंग आती है इसमें, और बॉडी जो है इसमें ब्लैक कलर की पिगमेंट बना देगी। फीवर तो फिर सारे सिम्टम्स, जितने भी पैरासाइट हैं उसमें फीवर का सिम्टम्स तो कॉमन है ही। एडल्ट बॉम, इसमें एक बड़ी खास बात है, इसका एडल्ट बॉम जो होता है वो कभी कभी कंजक्टिवा से माइग्रेट होकर कंजक्टिवा की तरफ माइग्रेट हो जाता है। ये वाली इमेज को जरा ध्यान से देखना। इसका एडल्ट बॉम माइग्रेट होकर कंजक्टिवा मतलब आंखों के पास तक पहुंच सकता है, और आंखों के पास पहुंचकर, है ना, ये आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि ये अंधापन नहीं करेगा, इससे पेशेंट अंधा तो नहीं होता, लेकिन एडल्ट बॉम कुछ इस तरह से आंखों में पहुंच गया तो पेशेंट को आंखों में पेन होगा, है ना, उसके आंखों में पेन वगैरह होगा और उसको दिक्कत होगी देखने वगैरह में। हालांकि अंधा नहीं करता ये, है ना, अंदर नहीं पहुंचता, ऊपर जो कंडक्टिवा है उसमें ये माइग्रेट कर सकता है। ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है, बुकेरिया और लोआ लोआ में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बुकेरिया जो है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि एलिफेंटियासिस कॉज करता है। तो एलिफेंटियासिस कॉज करता है मतलब ये लिम्फेटिक सिस्टम को खराब करेगा। जबकि लोआ लोआ जो होता है वो कालावार स्वेलिंग करता है। स्वेलिंग होता है इससे, इसका मतलब ये जो होता है वो सबक्यूटेनियस ही हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारी जो स्किन है उसमें ही ज्यादातर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दोनों में ये बेसिक क्या अंतर हुआ? बुकेरिया लिम्फेटिक सिस्टम को खराब करेगा, दिक्कत देगा, जबकि लुआ लुआ जो होता है वो सबक्यूटेनियस हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
दोनों के माइक्रोफाइलेरिया में एक और बड़ा अंतर है कि बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो सिर्फ ब्लड में ही प्रेजेंट होगा, जबकि लुआ लुआ को अपन ने देखा कि ब्लड के अलावा ये हमारी आंखों में भी पहुंच सकता है। तो ये बेसिक बहुत बड़ा अंतर है इसका। और एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि एक फिक्स टाइम पर ये जो पैरासाइट होता है वो एक्टिव होता है। इस पैरासाइट की एक बहुत बड़ी खास बात है कि एक लगभग एक एग्जैक्ट टाइम पर ये पैरासाइट जो होता है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो जिस टाइम पर ये ज्यादा एक्टिव होता है उसको, उस टाइम पीरियड को इसका पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो दोनों के लिए जो पीरियोडिसिटी है वो अलग अलग है। बुकेरिया के लिए जो पीरियोडिसिटी है वो शाम को 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, और शाम को 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ये दो टाइम पीरियड में ये वाला जो पैरासाइट होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। अब ये दो टाइम पीरियड का मतलब क्या है? दो टाइम पीरियड उसको कैसे मालूम चलेगा भाई? जब पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में होता है, जब वो रेस्ट लेता है तो उस टाइम के पीरियड में जो पैरासाइट होता है वो ज्यादा एक्टिव होगा। कहने का मतलब बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी एक ऐसा पैरासाइट है जो पेशेंट जब रेस्ट कंडीशन में जाता है तो उस टाइम पर ये ज्यादा एक्टिव होगा, जबकि लोआ लोआ इसका जस्ट अपोजिट है। जिस टाइम पर पैरासाइट मतलब जिस टाइम पर पेशेंट ज्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पर ये जो पैरासाइट होता है वो ज्यादा एक्टिव होगा। तो मोस्टली ये दोपहर के टाइम मतलब 2 बजे से 6 बजे तक, इस टाइम पर अपन लोग जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसी टाइम पर ये जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होगा, है ना। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही इनका हमको सैंपल लेना पड़ता है ना। उसी के अकॉर्डिंग ही हम इनका ब्लड का सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो इसका सैंपल जब भी हम लेंगे तो या तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में, मतलब रात को 12 बजे के आसपास हम इसका सैंपल लेंगे, या फिर रात को 9 बजे के आसपास भी हम सैंपल ले सकते हैं। लेकिन रात को 12 बजे सैंपल लेना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर पेशेंट बिल्कुल सो रहा होता है, तो एकदम रेस्टिंग स्टेज में होगा। जिस टाइम पर पेशेंट जितना ज्यादा रेस्टिंग स्टेज में होगा, पैरासाइट जो होता है वो उतना ज्यादा एक्टिव होता है। लोआ लोआ की बात करें तो लोआ लोआ दोपहर में ज्यादा एक्टिव होगा। और इनका जो टाइम पीरियड है उसके लिए मेडिकल टर्म भी है। क्या है मेडिकल टर्म? जो शाम का टाइम था 10 बजे से लेकर रात का जो टाइम था, रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, इसके लिए मेडिकल टर्म में बोलते हैं नॉकटर्नल ना। नॉकटर्नल शब्द अपना मेडिकल में एनाटॉमी में भी आया था, थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी अपन इसको डिस्कस करेंगे। नॉकटर्नल का मतलब ही होता है रात में। तो रात का जो टाइम पीरियड है उसे अपन नॉकटर्नल बोलते हैं। शाम का जो टाइम है उसे अपन सब पीरियडिक बोलते हैं। सब पीरियडिक मतलब कभी कभी इस टाइम पर भी ये एक्टिव हो जाता है। पेशेंट अगर इस टाइम पर रेस्ट कर रहा है 8 से 9 बजे के बीच में, तो उस टाइम पर भी ये पैरासाइट एक्टिव होगा। तो रात का टाइम नॉकटर्नल कहलाएगा, शाम का टाइम सब पीरियडिक कहलाएगा। और इन दो टाइम पीरियड में बुकेरिया ज्यादा एक्टिव होता है, जबकि लुआ लुआ जिस टाइम पर ज्यादा एक्टिव होगा वो हमारा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसे मेडिकल टर्म में डायurnal बोलते हैं, है ना। अब ये वर्ड कहाँ से निकल के आए इन पे आपको ज्यादा नहीं जाना। 2 बजे से 6 बजे का टाइम डायurnal। आपको याद क्या करना है कि लोआ लोआ की जो पीरियोडिसिटी है वो डायurnal है, और डायurnal का मतलब है कि शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, है ना। जबकि बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी की जो पीरियोडिसिटी है वो नॉकटर्नल और सब पीरियडिक है। इसका मतलब रात को, या तो रात को 12 बजे के आसपास या शाम को 9 बजे के आसपास, ये इसकी पीरियोडिसिटी है। ठीक है, दोनों ट्रांसमिट कैसे होते हैं? वेक्टर के थ्रू ही होते हैं। वेक्टर में बुकेरिया जो होता है वो मॉस्किटो के थ्रू होता है, मच्छर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो मच्छर कोई भी हो सकता है, एडिस भी हो सकता है, एनाफिलीज भी हो सकता है। लोआ जो होता है वो क्रायोसोप्स। क्रायोसोप्स क्या है? एक तरह की मक्खी है जो काटने वाली मक्खी है ना। आप लोगों को बहुत ज्यादा रेयरली दिखती होगी क्रायोसोप्स, अपन ने इमेज में देखा था कल सुबह की मॉर्निंग की क्लास में। तो ये बड़ा बेसिक अंतर है। बुकेरिया जो होता है वो मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जबकि लोआ लोआ जो होता है वो क्रायोसोप्स एक मक्खी की वजह से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लैब में डायग्नोसिस कैसे करेंगे दोनों को अपन? तो लैब में डायग्नोसिस करने के लिए एयर लोब से ज्यादातर अपन सैंपल लेते हैं। माइक्रोफाइलेरिया का जब अपन सैंपल लेते हैं तो मोस्टली एयर लोब से लेते हैं, क्योंकि वेन की तुलना में एयर लोब में ये जो पैरासाइट होता है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। वेन में कम एक्टिवेट होता है ये, और एयरलोब वाले जो ब्लड है उसमें ये ज्यादातर एक्टिव होता है, तो वहां पर से ही हम ज्यादातर इसका सैंपल लेते हैं। और अपन ने देखा भाई बुके या बैंक्रॉफ्टी रात को ज्यादा एक्टिव है, तो उसका जब हम सैंपल लेंगे तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच हम इसका सैंपल लेते हैं। लेकिन मान लो कभी ऐसी कंडीशन है कि हमको दिन में ही सैंपल लेना है, तो एक मेडिसिन आती है डाइएथिल कार्बामेजाइन, ये मेडिसिन देकर हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, पेशेंट को सुला सकते हैं ना, ये मेडिसिन देकर हम पेशेंट को सुला देते हैं। तो अगर अपन ने पेशेंट को मेडिसिन देकर सुला दी तो फिर पैरासाइट को लगेगा कि भाई रात हो चुकी है ना, तो फिर वो एक्टिव हुआ, तो हम दिन में भी सैंपल उसका ले सकते हैं, है ना। तो ये मेडिसिन देकर हम पेशेंट को पहले सुला देंगे और सुलाने के बाद फिर हम दिन में भी सैंपल ले सकते हैं। हालांकि अगर अब पॉसिबल हुआ तो हम रात को ही इनका सैंपल लेते हैं। ठीक, डिटेक्ट कैसे करेंगे? माइक्रोस्कोप में मॉर्फोलॉजी में देखेंगे तो एडल्ट वॉर्म जो होगा, एडल्ट वॉर्म इसका धागे जैसा थ्रेड लाइक दिखेगा अपन को, कुछ आप ये इमेज देख रहे हो तो थ्रेड लाइक दिखता है हमको। थ्रेड में भी फीमेल जो होती है वो लंबी होती है, इसमें आप देख रहे हो ये है जो है वो मेल है, ये जो है वो फीमेल है। फीमेल वाला जो पैरासाइट वॉर्म होती है वो मेल की तुलना में लंबी होती है, और लगभग कितनी लंबी? दुगनी, दोगुने के आसपास उसका साइज होता है। माइक्रोस्कोपी में देखने पर ये हमको क्रीमी वाइट दिखेंगे, और 2 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं। तो अपन को कई बार ये माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत ही नहीं होती, नॉर्मल भी अपन इनको आंखों से देख सकते हैं बगैर माइक्रोस्कोप के, क्योंकि भाई 2 सेंटीमीटर हम बहुत आराम से बगैर माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके माउथ वगैरह हमको देखना हो तो फिर हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। 10x वगैरह पे हम इसको ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। तो इसका जो माउथ होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है और बगैर लिप्स का होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। माइक्रोफाइलेरिया की बात करेंगे, ये तो इनके एडल्ट वॉर्म है। अब इनके बच्चे की बात करें अपन माइक्रोफाइलेरिया की, तो माइक्रोफाइलेरिया जो होती है वो 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं माइक्रोमीटर, 200 से लेकर 300 माइक्रोमीटर तक के लंबे होते हैं। और इनमें एक एक्सटर्नल सीथ मतलब बाहर की तरफ एक लेयर टाइप की प्रेजेंट होती है। आप ये वाली इमेज देखोगे तो इस इमेज में आप देखोगे कि जो पैरासाइट है माइक्रोफाइलेरिया जो है उसके चारों तरफ आरबीसी थोड़े से दूर दूर हैं। तो दूर दूर क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर पैरासाइट के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इसे अपन उसकी एक्सटर्नल सीथ कहते हैं। और इसमें बहुत सारे सोमेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सोमेटिक न्यूक्लियाई मतलब उसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो अपन को डॉट के रूप में दिखते हैं। और इसमें आगे की तरफ पूंछ में एक डेलिकेट पॉइंट होता है। डेलिकेट पॉइंट मतलब इस जगह पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होंगे। हालांकि ये अपन को बहुत ज्यादा क्लियर देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोपी में। तो इसमें आप देखो, अगर आपको मोबाइल में अगर दिख रहा हो तो एक जगह पर आपको दिखेगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो एक जगह ऐसी होती है जहां पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते, उसका अपन डेलिकेट पॉइंट बोलते हैं, जहां पर उसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते। और बाकी की पूरी बॉडी पर छोटे छोटे करके अपन को डॉट दिखेंगे, और ऊपर आपको एक सीथ दिखेगी, एक मेम्ब्रेन दिखेगी, जिसकी वजह से जब अपन इसको माइक्रोस्कोपी करेंगे तो अपन को एक क्लियर इमेज दिखती है। मतलब आरबीसी थोड़ी सी अपन को दूर दूर दिखेगी। दूर दूर किस वजह से दिख रही? क्योंकि इसके ऊपर एक सीथ है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको अपन इसकी एक्सटर्नल सीथ बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये था हमारा अभी का टॉपिक। मैं पहले एक बार आप लोगों के क्वेश्चन देख लेता हूँ, डाउट देख लेता हूँ, मैसेज देख लेता हूँ, फिर अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे। चलो, छोटा टॉपिक था, इसका आगे का टॉपिक अपन कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, देखो प्रीति का एक मैसेज है कि सिर्फ प्रीति का मैसेज है कि सर नाइट में हम सैंपल लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? तो प्रीति, नाइट में हम सैंपल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो पैरासाइट होता है ये तब एक्टिव होता है जब हम लोग
रेस्टिंग स्टेज में होते, रेस्ट में होते हैं। तो रेस्ट के टाइम पर हमारा हो सकता है ब्लड फ्लो स्लो होता हो, है ना। तो जो हमारा ब्लड बॉडी का जो एटमॉस्फेयर है ना, बॉडी का एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ये जो एक्टिव होते हैं। तो जब हम रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्सिंग स्टेज में होगी, ब्लड का फ्लो थोड़ा स्लो होगा, हो सकता है थोड़ा टेम्परेचर कम हो, तो उस टाइम पर ये रेस्टिंग स्टेज में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए हम रात में ही इनका सैंपल लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। लिम्फेटिक, राजा ने लिखा लिम्फेटिक सिस्टम में नाइट में ब्लड सर्कुलेशन में आता है, बिल्कुल। हाँ, इसका ब्लड सैंपल भी उसी टाइम लेते हैं, बिल्कुल। एयरलोब में ज्यादा इन्फेक्शन का एजेंट होते हैं नक्टर्नल प्रोड्यूस, बिल्कुल है ना, यही अपन ने डिस्कस किया है भाई। हाँ, देखो आर साहू ने एक मैसेज लिखा है, मॉस्किटो जो होते हैं वो बेसिकली, जो मॉस्किटो हमें पैरासाइट ट्रांसमिट करते हैं, वो बेसिकली तीन तरह के हो सकते हैं, या तो क्यूलेक्स, या फिर एनोफ्लिस, या फिर एडिस, है ना। तो तीनों तरह के ही मच्छर से माइक्रोफाइलेरिया ट्रांसमिट हो सकता है। और हमारा जो मलेरिया पैरासाइट होता है वो सिर्फ एनाफ्लीज मॉस्किटो से ही ट्रांसमिट होता है। ठीक है, चलो पैरासाइट को गुमराह कर देते हैं मेडिसिन देके, चलो बिल्कुल सही। हाँ, माइक्रोफाइलेरिया कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, बिल्कुल। इवनिंग की क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है प्रतिमा? इवनिंग की क्लास एक 5 बजे होती है, दूसरी 7 बजे होती है, ठीक है। या फिर ये पैरासाइट रात को ज्यादा, रात को ही एक्टिव होते हैं, बिल्कुल। सबने एक से एक जैसे मैसेज लिखे हैं कि एक्टिव कब होता है, एक्टिव कब होता है। सर ऐप का लाइव वीडियो एक्टिव क्लास में इस समय मिल सकता है क्या? संगीता, जितनी भी क्लासेस है रिकॉर्ड हो जाती है, वो आपको बाद में भी मिल जाती हैं। एडल्ट वॉर्म देखने के लिए क्या करते हैं? तो एडल्ट वॉर्म देखने के लिए वैसे तो हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हमने सैंपल लिया है, जैसे ब्लड का सैंपल है ना, तो ब्लड के सैंपल में कई बार एडल्ट वॉर्म मिल जाते हैं, तो ब्लड एडल्ट वॉर्म हमको ऐसे दिख जाएंगे बगैर माइक्रोस्कोप के, लेकिन माइक्रोस्कोप में हम उनकी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, चलो सर, माइक्रोफाइलेरिया इंटरमीडिएट होस्ट होता है क्या? सर इनके सुकर्स भी होते हैं। हाँ, लिप्स, हाँ इनके लिप्स जो होते हैं वो छोटे हो छोटे होते हैं। बायोलॉजी, आमीन ने लिखा है वायरस के बारे में बढ़ाइए, तो बायोलॉजी अपनी आगे आएगी आमीन, है ना। पैरासाइटों के बाद में पहले अपना क्लिनिकल आएगा, बायोलॉजी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो अपना बचा है। फिलहाल जो टॉपिक चलते जा रहे हैं उनको अपन कवर करते जाओ, जो टॉपिक आगे आएंगे तो उनका अभी फिलहाल अपन कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, वायरस अपन आगे जाके पढ़ेंगे। चलो, एक बहुत अच्छा मैसेज लिखा है रावत का, काइल्यूरिया इसमें आता है पेशेंट में, लिम्फ में। जब इसका अपन यूरिन का सैंपल लेते हैं तो यूरिन में काइल आता है ना, ये अपन क्लिनिकल पैथोलॉजी में अपन पढ़ेंगे इसको। फिलहाल मैंने यहाँ पे छोड़ के रखा है, ये बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है पेशेंट में। यूरिन जो होता है उसमें व्हाइटिश कलर की यूरिन आती है, इसको अपन उसका काइल्यूरिया बोलते हैं, बढ़िया। और ये होता किसकी वजह से? और लिम्फ नोड जो होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है, जाम हो जाते हैं, है ना। चलो, फाइलेरिया के लिए इंटरमीडिएट होता है या डेफिनेटिव होता है? सौरभ ने लिखा, ये मुझे बताना कल की क्लास में आप लोग पढ़ो, है ना। चलो अपन कल डिस्कस करेंगे। चलो तो अभी क्लास के लिए ये इतना ही रहने देते हैं भाई, है ना। लगातार 3 क्लास हो जाती तो मैं भी थक जाता हूँ थोड़ा सा। अपन कल की क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट हैं आपके। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी आपके डाउट रहते हैं आप कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया करो, तो या तो अपन अगली क्लास में ले लेंगे, या जितनी भी अपने आप लोगों के डाउट हैं या तो आप कम्युनिटी पे कर दो, या फिर अपना एक व्हाट्सअप का सेपरेट नंबर है उस पर आप अलग से मैसेज डाल दिया करो। तो मेरी जो टीम है उसको आपके जितने भी डाउट हैं वो नोट करती जाएगी, और हमारी जो डाउट सेशन की क्लास है उसमें फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका लेटेस्ट टॉपिक का ही कोई डाउट है, जैसे इसका कोई डाउट है, तो अपन अपने नेक्स्ट वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो तो, दीपक ने लिखा राजस्थान की वैकेंसी आई है। चलो वैकेंसी वगैरह के बारे में अपन क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं। चलो इसके आगे अपन इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। होस्ट वगैरह का, डेफिनेटिव होस्ट और लाइफ साइकिल,
जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की ज्यादा। ठीक है, चलो, तो फिलहाल मुझे इजाजत दे, मिलते हैं अपन कल मॉर्निंग में, अपनी क्लास होगी तो मॉर्निंग में अपन मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।